हेलो दोस्तों अभी तक जैसा कि आपको मालूम है, हमने पिछले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हमने अभी तक ये पढ़ लिया कि अधिगम की हमने परिभाषाएं पढ़ ली, ठीक है ना। अधिगम की परिभाषा के बाद हमने देखा कि अधिगम के अंदर जो जो वैज्ञानिक ने परिभाषा दी है तो वो पढ़ लिया। अधिगम के अंदर हमने ये देख लिया कि अधिगम स्थायी परिवर्तन है तो क्यों है, अगर अधिगम के अंदर अस्थायी परिवर्तन होता है तो क्यों होता है। उसके बाद हमने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी देखे, ठीक है ना। इन सब के बाद हम देख रहे हैं दोस्तों कि अधिगम के जो सिद्धांत होते हैं कि अधिगम किन सिद्धांतों पर काम करता है, यानी कि किन सिद्धांतों के जरिए अधिगम को बताया गया है कि इंसान कोई भी होता है, कोई भी व्यक्ति, वो अधिगम कैसे करता है। अब इसके अंदर कई अलग अलग वैज्ञानिकों ने कई अलग अलग सिद्धांत दिए। अब जैसे कि मान लीजिए, अब ये होते क्या है वैसे अधिगम के सिद्धांत, देखो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत। अब एक्चुअल में होता क्या है, अधिगम के ये सिद्धांत होते क्या है, ये सिद्धांत सिखाते हैं क्या, इनको पढ़ने की जरूरत क्यों है। एक्चुअल में इसलिए पढ़ने की जरूरत है क्योंकि अधिगम के सिद्धांत है ना, वो ये बताते हैं कि अधिगम कैसे होता है और क्यों होता है, उसके बाद इससे क्या व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, ठीक है ना। क्या वो स्थायी होते हैं या अस्थायी होते हैं, ये सिद्धांत हमें ये बताते हैं अधिगम के, ठीक है ना। अब अधिगम के सिद्धांत के अंदर कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कौन कौन से सिद्धांत दिए, इसके अंदर दो तरह के वैज्ञानिक आते हैं। कितने तरह के, दो तरह के। कौन कौन से, देखिए एक तो होते हैं व्यवहारवादी, ठीक है ना, एक होते हैं व्यवहारवादी, ठीक है, और एक तरफ होते हैं संज्ञानवादी, एक होते हैं संज्ञानवादी, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी। इसके अंदर आप ये ध्यान रखिए, इसके अंदर जो व्यवहारवादी जो होते हैं ना, जो व्यवहार को सबसे मतलब सबसे ऊपर मानते हैं कि भैया जी कोई भी अधिगम होता है ना वो आपके व्यवहार से होता है। कैसे कि व्यवहारवादी ये कहते हैं कि भाई साहब जो अधिगम होता है उसके अंदर उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्बलन, अभिप्रेरणा, इन सब की आवश्यकता होती है। किन किन की आवश्यकता होती है, ये बोलते हैं कि इसके अंदर उद्दीपन अनुक्रिया, इन सब का हम आगे जाके चर्चा करेंगे कि उद्दीपन अनुक्रिया होता क्या है, ठीक है ना। उद्दीपन अनुक्रिया, अभिप्रेरणा, उद्दीपन अनुक्रिया, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, उद्दीपन अनुक्रिया, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन आदि की आवश्यकता इनके अंदर होती है, ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। कि व्यवहारवादी कहते हैं कि अधिगम करने के लिए आपको इन सब की आवश्यकता होती है, जबकि संज्ञानवादी क्या कहते हैं, संज्ञानवादी कहते हैं कि इनके अंदर हम जब भी ये मतलब जो भी करते हैं कि आपको जो भी अधिगम करते हैं इसके अंदर आपको किसी मतलब इनकी आवश्यकता नहीं होती। उद्दीपन, ये अभिप्रेरणा हुआ, पुनर्बलन हुआ, ये एक्चुअल में क्या है, अचानक होता है। ये बोलते हैं कि ये जो भी होता है इसके अंदर आपको अचानक होता है, और इसके अंदर कुछ तीन तरह की चीजें होती है। इन्होंने क्या क्या बताया कि इसके अंदर संज्ञानवादी बोलते हैं इसके अंदर ये अधिगम जो है आपको संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और सूझ, अंतर्दृष्टि, जिसे आप अंतर्दृष्टि कहते हैं, ठीक है ना, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम होता है, ठीक है। यानी व्यवहारवादी कहते हैं उद्दीपन, अनुक्रिया, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन की आवश्यकता होती है अधिगम में, जबकि संज्ञानवादी कहते हैं संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम होता है। एक्चुअल में हम ये सब चीजें आगे पढ़ेंगे कि संवेदना किसी चीज को महसूस करना, फर्स्ट किसी आप चीज को महसूस करते हैं, प्रत्यक्षीकरण आप किसी चीज को देखकर अधिगम कर रहे हैं, और अंतर्दृष्टि यानी सूझ के द्वारा, अचानक आपको कोई सूझ आती है, यानी कि कोई विचार आता है, आइडिया आता है, उसके द्वारा अधिगम, ये संज्ञानवादी कहते हैं। उसके बाद व्यवहारवादी कहते हैं कि अधिगम जो होता है वो यंत्रवत होता है, यंत्रवत, यानी कि ये लोग ये कहते हैं कि अधिगम जो होता है ना वो स्टेप बाय स्टेप होता है। कैसे, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि इसके लिए अधिगम के अंदर आपको ऐसा नहीं है कि भाई कि ना कोई अचानक अधिगम हो गया, ये बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, हम पहले भी उदाहरण के अंदर बात कर चुके हैं, ये बोलते हैं कि जब पहला जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसके बाद वो सबसे पहले जैसे कि आपने मान लो ये आपको मालूम घुटनों के बल चलना सीखता है, उसके बाद पैरों के बल चलना सीखता है, तो ये बोलते हैं कि जो भी अधिगम होता है वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलता है, ठीक है ना। ऐसे ये व्यवहारवादी कहते हैं। जबकि ये जो संज्ञानवादी है ये बोलते हैं कि जो भी अधिगम होता है वो अचानक होता है, अचानक यानी सूझ के द्वारा होता है। अधिगम जो होता है सूझ के द्वारा। ये बोलते हैं कि आपके सामने बहुत सारी समस्याएं, मान लो कोई ऐसी समस्या है कि आप हाँ में जवाब दें या ना में जवाब दें, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप मौन रह जाइए। तो ये बोलता है कि अगर आपको ऐसे कोई सूझ आ गई कि मौन रहना ज़्यादा सही है, ऐसी स्थिति के अंदर अगर मौन रहेंगे तो इससे हम आपको ये समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं कि संज्ञानवादी होता है वो बोलते हैं सूझ के द्वारा अधिगम होता है, ठीक है। इसके बाद आप ये देख लीजिए, थर्ड पॉइंट ये देख लीजिए आप, थर्ड ये व्यवहारवादी कहते हैं कि अधिगम जो होता है धीरे धीरे होता है। ये बोलते हैं अधिगम जो होता है धीरे धीरे होता है, ठीक है ना। जबकि संज्ञानवादी क्या कहते हैं, संज्ञानवादी कहते हैं कि अधिगम अचानक होता है। अधिगम ये बोलते हैं अधिगम अचानक होता है, यानी कि एक तो होता है कि आपका स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चल रहा है, और एक वो होता है संज्ञानवादी कि अचानक हो गया, कोई सूझ आई,
कोई विचार आया तो आपका अचानक अधिगम हो गया, ठीक है ना। इसके बाद इसके अंदर ये जो भी व्यवहारवादी के अंदर, इसके अंदर कौन कौन से वैज्ञानिक शामिल, इसके अंदर आपके हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव आदि इसके अंदर वैज्ञानिक शामिल है। जबकि आपके संज्ञानवादी के अंदर कौन कौन से वैज्ञानिक शामिल है, वर्दिमर, होफका, कोहलर आदि ये जो वैज्ञानिक है इसके अंदर शामिल है, ठीक है ना। इसके अंदर ये और व्यवहारवादी ये भी बोलते हैं कि अधिगम के अंदर वातावरण का इनका भी प्रभाव पड़ता है, कि आपके आसपास का वातावरण कैसा है तो उसका भी आपके अधिगम में प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। जबकि संज्ञानवादी क्या कहते हैं, संज्ञानवादी कहते हैं कि आपका जो अधिगम होता है उसके अंदर कोई वातावरण का किसी का इफेक्ट नहीं पड़ता है, एक्चुअली सूझ द्वारा आपके आइडिया के द्वारा अचानक अधिगम होता है, ठीक है ना। ये संज्ञानवादी बोलते हैं, इसके अंदर आपको उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों हमने जैसे अभी देखा कि अधिगम के सिद्धांत है, इसके अंदर अधिगम के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों होती कि भाई ये सीखना कि अधिगम होता क्यों है और अगर होता है तो कैसे काम करता है, ये हमने अधिगम के सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अंदर जैसे कि व्यवहारवादी और संज्ञानवादी अपने कौन कौन से सिद्धांत देते हैं ना। अब इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि अधिगम के जो सिद्धांत है उसके अंदर पहला सिद्धांत पढ़ेंगे आज हम। कौन सा पहला सिद्धांत पढ़ेंगे, तो पहला सिद्धांत किसका सिद्धांत पढ़ेंगे हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो क्या है दोस्तों, देखो अभी तक अधिगम के सिद्धांत है ना, तो हमने तो अभी तक ये पढ़ लिया कि व्यवहारवादी और संज्ञानवादी वो कैसे बताते हैं कि अधिगम का जो सिद्धांत है यानी अधिगम के सिद्धांत पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। लेकिन अब जो सिद्धांत है कौन कौन से हैं, तो आज हम पहला सिद्धांत की चर्चा करते हैं। पहला सिद्धांत कौन सा, थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित, कौन सा, थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ते हैं हम, ठीक है ना दोस्तों। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ठीक है ना। थॉर्नडाइक कौन थे भाई साहब, थॉर्नडाइक एक वैज्ञानिक थे। कौन थे, थॉर्नडाइक एक वैज्ञानिक थे। और थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, थॉर्नडाइक कहते हैं ये इन्होंने क्या है कि जो सिद्धांत दिया उसके बारे में चर्चा करेंगे। थॉर्नडाइक एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो इनके जो सिद्धांत का नाम है, इनके सिद्धांत का नाम क्या है, इनके सिद्धांत का नाम है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे आप इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, इसे आप इंग्लिश के अंदर उद्दीपन को आप कहते हैं स्टिमुलस, जबकि अनुक्रिया को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेस्पॉन्स। यानी कि इसका दूसरा नाम क्या हो गया, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, ठीक है ना। एक तो हो गया उद्दीपन अनुक्रिया, दूसरा है एसआर थ्योरी, ठीक है। तीसरा ये प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। इन सब ये जो भी नाम लिखे हुए हैं ना, एक्चुअल में इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तब आपको पता लग जाएगा इन्होंने ये नाम क्यों दिए, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि थॉर्नडाइक ने अपने जो सिद्धांत दिया था, जिस बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था, तो वो जो प्रयोग किया तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया ना वो किस बुक में बताया, इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम क्या था, उस पुस्तक का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। क्या नाम था, एनिमल इंटेलिजेंसी, एनिमल इंटेलिजेंसी। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। इनका जो सिद्धांत तो एक्चुअल में ये सिद्धांत है कि थॉर्नडाइक बोलते हैं, इन्होंने क्या किया कि एक बिल्ली थी, ठीक है ना, और बिल्ली को इन्होंने पिंजरे में बंद किया। अब एक्चुअल में होता ये है कि पिंजरे के अंदर जो चिटकनी होती है ना बंद होने की, जो दरवाजा जहाँ से खुलता है या बंद होता है, वो चिटकनी ऊपर की तरफ लगी हुई थी। अब थॉर्नडाइक क्या करते हैं कि भाई साहब बिल्ली को लगती है भूख, तो अब क्या करते हैं, वो बिल्ली को जो भूख को और ज़्यादा उत्तेजित करने के लिए वो पिंजरे के बाहर रखते हैं एक प्लेट में मछली, ठीक है। अब बिल्ली क्या करती है कि उसकी भूख तो वैसे उत्तेजित हो जाती है, तो उसको भूख को मिटाने के लिए वो पिंजरे से बाहर आने के लिए इतनी बार हाथ पांव मारती है, इतनी बार हाथ पांव मारती है चिटकनी पे, उसको चिटकनी नहीं खुलती है। लेकिन होता ही है कि गलती से उसका जो पाँव है ना, वो इतनी सारी अनुक्रिया करने के बाद गलती से पाँव उसका चिटकनी पे चल जाता है और चिटकनी खुल जाती है। और जैसे चिटकनी खुलती है बिल्ली पिंजरे से बाहर आती है और मछली को खाकर अपनी भूख शांत कर लेती है। अब होता ही है कि जो थॉर्नडाइक होते हैं वो ये प्रयोग लगातार कम से कम 10 से 15 दिन तक लगातार करते हैं ये प्रयोग। अब जैसे लगातार करेंगे तो होगा ये कि जब हमने पढ़ा था कि अधिगम के अंदर एक आदत का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, तो अब क्या एक बिल्ली की आदत हो गई कि ऐसा भी ये क्या है कि जो जब भी भूख लगती है ना, तो ये क्या करता है, मछली को जाके बाहर रख दिया था। तो मुझे भी क्या करना है, इतने सारे बार लगातार पाँव मारने का मेरे को पता तो चली गया कि भाई चिटकनी ऊपर की साइड में, तो क्या करती है बिल्ली एक ही बार में फिर चिटकनी के ऊपर की तरफ मारती है पाँव, खोलती है गेट, खाती है मछली, मिटाती है भूख। तो ये आपका थॉर्नडाइक का प्रयोग था बिल्ली के ऊपर, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो मेन जो सिद्धांत के मेन पॉइंट है वो देखते हैं। देखो क्या मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट ये है कि
जैसा कि हमने कल बताया था, डिशेल ने 5 सिद्धांत दिए थे कि भाई साहब सबसे पहले आप विभिन्न जो होता है कि एक अभिप्रेरक होना चाहिए, उसके बाद वो विभिन्न अनुक्रियाएं करता है, उस अनुक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है, उसमें सही अनुक्रिया का चयन करता है और लक्ष्य की प्राप्ति करता है। ये टोटल 5 बताए थे। अब थॉर्नडाइक ने क्या है कि इन्होंने बताया कि एक तो होता है प्रेरक, जिसे आप प्रणोद भी बोल दो, अंतर्नोद बोल दो, ठीक है, अंतर्नोद बोल दो, या फिर आप उसे चालक बोल दो, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने ये चालक किसको बताया, जो मेन कारक है, क्या है, बिल्ली का मेन कारक भूख, जिसके कारण उसकी उत्तेजना महसूस होती है इसको, है ना, ठीक है। दूसरा ये बोलते हैं कि इसके अंदर जो विभिन्न अनुक्रियाएं करती है, क्या करती है, हमने देखा कि विभिन्न अनुक्रियाएं करती है, विभिन्न अनुक्रिया यानी कि वो बार बार जो चिटकने पे पाँव मारती है ना वो, ठीक है। उसके बाद एक इन सही अनुक्रिया, अब इनके अंदर जो भी अनुक्रिया करती है तो बाधा क्या होती है, बाधा ये होती है उसको वो चिटकनी नहीं मिल रही होती, तो इनके अंदर इसकी जो बाधा आती है, उसके बाद एक सही अनुक्रिया का चयन कर लेती है वो। सही अनुक्रिया क्या कि गलती से उसका पाँव सही चिटकनी पर चल जाता है, ठीक है ना, और सही अनुक्रिया का चयन होने के बाद उसकी भूख मिट जाती है, यानी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लक्ष्य की प्राप्ति यानी कि वो भोजन खा लेती है, भोजन खा लेती है, यानी कि उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है ना दोस्तों। तो कुल मिला के थॉर्नडाइक क्या कहना चाहते हैं, थॉर्नडाइक कहते हैं कि आप, है ना, इंसान जो भी होता है ना वो लगातार गलतियों से सीखता है। कैसे सीखता है, अधिगम जो करता है लगातार गलतियों से करता है, यानी कि आप लगातार किसी चीज के प्रति लगातार अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास करते हैं, उसके अंदर आप बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो इतनी सारी गलतियों में से करते करते आप सीख जाते हैं कि सही में करना क्या है और सही रास्ता क्या है। तो जिस दिन आप सही अनुक्रिया का चयन कर लेते हैं ना, उस दिन से आपका सही अधिगम माना जाता है, यानी आप लक्ष्य की प्राप्ति कर चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए कि मैं हूँ और मैंने मान लीजिए बैंक का एग्जाम देना स्टार्ट किया 2015 से, एक्चुअल में 2015 में दिए थे, है ना। अब हुआ कि बैंक के एग्जाम दिए, तो अब पहले फर्स्ट टाइम जो हुआ था तो मेरे मार्क्स बिल्कुल कम थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे मेरे को भी पता चला, जैसे 2-3 बार देता गया कि इसके अंदर कमी क्या थी, कि पहले कि भाई इसके अंदर आपका जो क्वांट एप्टीट्यूड होना चाहिए वो बहुत स्पीड तेज होनी चाहिए, रीजनिंग सोचने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, प्लस फास्टेशन, मतलब आपके अंदर काफी फास्ट स्पीड होनी चाहिए कैलकुलेशन। तो धीरे धीरे मेरे को कमियां महसूस होती गई, तो मैं उन कमियों पर सुधार करता गया और जो एग्जाम जो मतलब मार्क्स के काफी कट ऑफ के काफी करीब आता गया, ठीक है ना। तो ऐसे क्या है कि आप जितने लगातार विभिन्न अनुक्रिया करके सही अनुक्रिया करना सीख जाते हैं, तो उससे जो आपका अधिगम होता है, व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, वो थॉर्नडाइक अपना सिद्धांत इसके अंदर ये बताते हैं। अब थॉर्नडाइक ने क्या है कि अपने जो 3 प्रमुख नियम भी दिए, 3 प्रमुख नियम कौन कौन से दिए, तो क्या है कि, है ना, जैसे कि अभी तक वो हमने जो 3 नियम है, 3 नियम भी दिए थॉर्नडाइक, लेकिन क्या है कि पहले ये देख लीजिए कि जो थॉर्नडाइक है ना, इससे इन्होंने जो नाम दिए वो तो समझ में आ गया ना आपको कि भाई साहब वो एसआर तो उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपन जो है उनका जो प्रेरक अणु तो वो ठीक है, आपको समझ में आया, अनुक्रिया लगातार अनुक्रिया कर रहा है, ठीक है। एसआर थ्योरी, उद्दीपन को स्टिमुलस कहते हैं, अनुक्रिया को रेस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। यानी 2 नाम तो हो गए आपके, कौन कौन से हो गए, उद्दीपन अनुक्रिया, एक तो हो गया आपका उद्दीपन अनुक्रिया, एक तो हो गया आपका उद्दीपन अनुक्रिया, दूसरा हो गया आपका स्टिमुलस रेस्पॉन्स यानी कि एसआर थ्योरी, तीसरा नाम हो गया आपका प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, लगातार प्रयत्न करना, प्रयत्न व भूल, और लगातार अभ्यास करते करते सही अनुक्रिया करना, ठीक है। त्रुटि का सिद्धांत भी बोल सकते हैं आप, त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न व त्रुटि का भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत, या फिर इसे आप ये कह सकते हैं कि इसे चयन व संबंध का सिद्धांत भी कह सकते हैं, सही अनुक्रिया का चयन करना, उसका संबंध स्थापित करना, चयन व संबंध का सिद्धांत। और या फिर इसे आप चयन संबंध के अलावा एक और कौन सा सिद्धांत कहते हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत भी कह सकते हैं, ठीक है, संयोजनवाद का सिद्धांत भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपको टोटल 6 जो नाम है, इन सिद्धांत को जो नाम दिए गए हैं वो टोटल ये 6 नाम दिए गए हैं। और भी नाम तो आप जो स्पेसिफाइड जो भी गाइड है आपकी, स्पेसिफाइड गाइड तो क्या है कि आपको धीर सिंह जी की जो बुक है आप उसके अंदर से और नाम देख सकते हैं, तो उसके अलावा वो डिटेल के अंदर या फिर डिटेल में, तो ये देख लीजिए, इतना रीड में आपके डिटेल में नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि साइकोलॉजी जो है उतना पढ़िए जितना वो कहा जाता है कि भाई आपको इतना पढ़ना है, तो उतना ही मैटर उतना ही पढ़िए जितना एग्जाम के सिलेबस में हो। ज़्यादा मैटर पढ़ने से क्या है कि दिमाग में कचरा ही भरना एक तरह का। तो क्या है कि अब देखिए, अब हम आगे देखेंगे कि जो ये तीन जो उसके सिद्धांत है वो देखते हैं हम कौन कौन से 3 गौण सिद्धांत दिए, ठीक है ना दोस्तों। देखिए थॉर्नडाइक का क्या है कि जो अभी तक थॉर्नडाइक का सिद्धांत है ना, अब थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है इसके अंदर कुछ प्रमुख नियम भी है। जो प्रमुख नियम है वो 3 है ना। कौन कौन से नियम है, एक तो सबसे पहला आपका नियम आता है तत्परता का नियम। कौन सा, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम भैया जी, तत्परता का इन्होंने क्या है कि थॉर्नडाइक महाराज जो थॉर्नडाइक जो वैज्ञानिक है, इन्होंने कुल टोटल 3 तो आपके दिए कौन से प्रमुख, 3 तो दिए प्रमुख और 5 दिए इन्होंने गौण नियम, ठीक है ना।
3 प्रमुख नियम दिए, 5 गौण नियम दिए। यानी अब इनका जो एक नियम, उन 3 में से एक नियम कौन सा आता है? तत्परता का नियम आता है। तत्परता का नियम क्या कहते हैं? ये तत्परता का नियम ये कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति संवहन के लिए तैयार नहीं हो तब तक उसको संवहन कराने से कोई मतलब नहीं है। अब एक्चुअल में ये संवहन होता क्या है? संवहन ये होता है कि आपके जो दिमाग के जो न्यूरॉन संधि होते हैं, जो न्यूरॉन होते हैं ना, उनका संबंध किसी भी बालक के मनोस्थिति से होता है, यानी मनोस्थिति यानी मस्तिष्क से होता है। वो ऐसे होता है कि जब तक अगर बालक किसी चीज को सीखने के लिए तैयार नहीं है ना अंदर से, यानी उसके अंदर इच्छा नहीं है किसी चीज को सीखने की, उसके अंदर वो किसी चीज को पाने की उत्तेजना नहीं है, पागलपन नहीं है, किसी चीज के अंदर आग नहीं है उस चीज को पाने के लिए, तब तक उसको वो चीज सिखाने से कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि मान लीजिए आपके अंदर किसी एग्जाम को निकालने की इच्छा नहीं होगी तो आपको एग्जाम की अगर आप तैयारी भी करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। क्यों नहीं मतलब नहीं है? क्योंकि आप वो जबरदस्ती करें और जबरदस्ती से कोई चीज ली नहीं जाती है, ठीक है ना, जब तक किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं होना। तो इसलिए ये कहते हैं कि जो अधिगम के लिए ना बालक के अंदर सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, और उसके अंदर जब वो तैयार हो जाए ना सीखने के लिए तब उस बालक को संवहन कराना चाहिए, यानी कि उसको अधिगम कराने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर वो तैयार हो जाए तो ही उसको अधिगम कराना चाहिए, ठीक है ना, ये कहते हैं। तो इन्होंने इसके अंदर संवहन का नियम भी होता है, ठीक है ना। इसके बाद ये कहते हैं इसके अंदर कि इसकी जो तत्परता होती है, यानी कि जब बालक सीखने में तैयार होता है तो इसके अंदर इसके 3 तरह से काम करते हैं। कैसे? जो इसको जो सीखने की जो उत्तेजना होती है ना, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण काम कौन कौन करते हैं? उसकी रुचि, अभिप्रेरणा, जो उसको अधिगम को जो सीखने के लिए उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। जो अगर आपकी अगर रुचि, अभिप्रेरणा, अगर आपके अंदर पुनर्बलन होगा या अगर आपकी अंदर से आप मोटिव होगे तो ही आप सीखने के लिए तैयार होंगे, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं तत्परता के नियम ये होता है। इसलिए इन्होंने एक से कि जब तक अगर उसके अंदर अगर इच्छा नहीं होगी ना तब तक उसको सिखाने से मतलब नहीं। इसलिए सबसे पहले बच्चे के अंदर अगर संवहन के लिए वो तैयार है तो उसे संवहन कराइए, संवहन के लिए तैयार नहीं है तो उसको संवहन कराने से कतई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने दूसरा नियम दिया अपना, ठीक है। दूसरा नियम कौन सा दिया? तत्परता के बाद ये दूसरा नियम देते हैं अपना अभ्यास का नियम। कौन सा नियम देते हैं? अभ्यास का नियम। देखिए अब उसके बाद क्या है कि ना आपका अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में क्या है? अभ्यास के नियम में ये कहते हैं, इसके आप और दूसरे नाम भी है, उपयोग या अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं इसे। कौन सा? उपयोग या अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि अगर आपके अभ्यास में, आपके प्रयत्नों में अगर बहुत ज्यादा अगर आपके प्रयत्न बहुत ज्यादा है तो उससे क्या होगा कि आपके अभ्यास अगर बहुत ज्यादा होंगे तो आपकी उसके बीच में अधिगम और अभ्यास से आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। लेकिन अगर आपके अभ्यास में कमी है तो आपकी बॉन्डिंग भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए इन्होंने क्या उपयोग और अनुप्रयोग का इसका नाम भी दिया इसको, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा नाम इसका तो क्या है कि देखो उसके बाद तीसरा नियम कौन सा दिया इन्होंने? प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, इससे अन्य नाम भी दिए से, और कौन कौन से नाम दिए? संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। अब कैसे कहते हैं वो देखो, क्या है कि प्रभाव का नियम, इसे संतोष या असंतोष का नियम क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जैसा कोई भी बालक है, ठीक है ना, अगर वो बालक अगर आप कोई उद्दीपन अनुक्रिया कर रहे हैं, यानी कि आप अनुभव कर रहे हैं, मतलब कोई आप अधिगम कर रहे हैं, उसके अंदर आप जो भी उद्दीपन अनुक्रिया करते हैं उसके फलस्वरूप अगर आपको वो काम करने से संतोष मिलता है, यानी कि अगर उससे आपको पॉजिटिव मिल रही है या फिर अगर आपको उस वो अधिगम करने से अगर आपको संतोष मिलता है तो आप अधिगम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर उससे आपको अगर असंतोष मिलता है तो आप उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, यानी आप में नेगेटिविटी आ जाएगी। आप इस तरह से इसको ये सीख लीजिए, ऐसे देख लीजिए कि जो थॉर्नडाइक है वो इसके अंदर ये पुरस्कार और दंड को सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक मानते हो। कैसे मानते हो? वो ये कहते हैं कि अगर कोई बंदा या कोई व्यक्ति अगर अधिगम कर रहा है, अगर आप उसको अधिगम करते हुए अगर आप पुरस्कार भी देंगे बीच बीच में, तो उससे वही होगा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर और ज्यादा इच्छा होगी और वो और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, जिससे क्या होगा कि वो उससे और अच्छा मतलब अच्छे तरीके से जल्दी उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। लेकिन अगर आप उसको यानी कि आप ये देख लीजिए, अगर आप उसको, वो होता है ना, ये कहानी है, वो कहावत है कि भलाई में जूते ही पड़ते हैं, अगर वो हो, यानी कि अगर आपको सजा मिले अच्छा काम करने के बाद भी, तो ये होगा कि आप धीरे धीरे आप में इतनी नेगेटिविटी आ जाएगी कि आप उस काम को करने के लिए एक समय के बाद छोड़ ही देंगे। इसलिए क्या होता है, इसलिए से संतोष असंतोष, अगर आप काम करने पर अगर आपको संतोष मिलता है तब तो अगर आपके लिए सही है अधिगम, अगर आपको अगर असंतोष मिलता है तो अधिगम आपके लिए नकारात्मक का काम करेगा, ठीक है ना। अब थॉर्नडाइक ने इसी नियम को सभी नियमों से सबसे प्रमुख नियम बताया, ठीक है। अब इन तीनों नियम के बाद, इन तीनों नियमों को आप कौन सा नियम कहते हैं? इन तीनों नियमों को जो नाम दिए गए ना, इन तीनों नियमों को शॉर्टकट में ताप कहा गया है। ताप यानी कि टी यानी तत्परता का नियम, ए यानी अभ्यास का नियम, और ये वाला
ये ताप, ये पी वाला यानी प्रभाव का नियम यानी संतोष या असंतोष का नियम भी कहा गया है। लेकिन थॉर्नडाइक एंड में ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई बंदा पुरस्कार से अगर आगे जा रहा है तो दंड भी उसके अंदर की नेगेटिविटी है, ये जरूरी नहीं है। अगर हो सकता है उससे पुरस्कार से पॉजिटिविटी आ रही है तो हो सकता है कभी कभी आपको सजा मिलने से भी आपको कुछ मतलब अगर आपके लक्षणों में सुधार हो जाए उससे भी, तो भी वो जो दंड है ना, तो भी वो अच्छे तरीके से आपके अधिगम में काम करेगा। ठीक है ना। क्या है कि देखो, जो थॉर्नडाइक के जो हमने 3 जो प्रमुख नियम देखे उसके अंदर 5 गौण नियम भी, उसके अंदर 5 गौण नियम कौन कौन से हैं? जो 5 गौण नियम है ना, अब इनके अंदर थॉर्नडाइक ने एक्चुअल में अपना जो प्रयोग है वो बिल्ली के बाद एक वो जो भूलभुलैया जो मुर्गियां होती है ना, उनके भूलभुलैया वाले पे जो भी प्रयोग किया उन्होंने, यानी कि मुर्गियों का एक प्रयोग उन्होंने भूलभुलैया पे भी किया। अब उसी के अंदर उन्होंने 5 गौण नियम भी प्रतिपादित किए। कौन कौन से? इनके जो शॉर्ट ट्रिक है ना वो ये है बी मास। कैसे? बी यानी बहुप्रतिक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। ये नियम क्या कहता है? यह नियम ये कहता है कि आप जब अगर कोई व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए बहुत सारे प्रयत्न करे, अधिगम के लिए बहुत सारे अभ्यास करता जाए, जैसे कि मान लीजिए उसके सामने कोई समस्या आ गई, अब उस समस्या को जब तक सुलझाने का प्रयास करेगा जब तक उस समस्या का सही समाधान नहीं मिल जाता, तो वो बहुत सारे प्रयास करेगा। वो प्रयास करता अगर जब उसकी समस्या वो समाधान हो जाएगा तो वो उससे उसका अधिगम सफल हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद ये बोलते हैं दूसरा मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम ये बोलते हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यानी कैसे? अगर आपके मन में किसी चीज को पाने की इच्छा होगी, अगर किसी चीज को अगर सोच लोगे कि आपको ये करना है, तो आप उसे अगर मन के अंदर अगर ये जीत होगी आपकी, आपने ये पा लिया, तो उसको आप उसी अनुपात में सीखेंगे, उसी अनुपात में उसको पाने की इच्छा होगी। लेकिन अगर आप मन के अंदर ही हार मान चुके होगे कि अगर आप ये नहीं पा सकते, तो आपकी वो सीखने की जो क्षमता होगी, जो इच्छा होगी, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है ना। तीसरा ये बोलते हैं आंशिक अनुक्रिया का नियम। आंशिक अनुक्रिया का नियम। आंशिक अनुक्रिया का नियम ये कहता है कि कोई भी बड़ा कार्य बहुत है ना, जिसके अंदर कि आपको ये मालूम है कि इसको इतने सारे मतलब बहुत ज़्यादा विभाजित है, तो आप उसको क्या करो कि छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विभाजित कर दो, यानी बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दो। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आपका अधिगम सरल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चौथा ये कहते हैं कि आपका जो नियम है, यानी कि आपने अभी तक जो बहुप्रतिक्रिया का नियम देख लिया, मनोवृत्ति का नियम देख लिया, आंशिक अनुक्रिया का नियम देख लिया। ठीक है। आत्मीकरण का नियम कौन सा ये बोलते हैं? चौथा ये बोलते हैं आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम जिसे आप सादृश्यता का नियम भी कह सकते हैं। ठीक है ना। आत्मीकरण का नियम ये कहते हैं कि आपका जो पूर्व में जो ज्ञान है उसका नए ज्ञान से आप तादाद में स्थापित कर लेते हैं। यानी कि पूर्व में आपका कोई भी ज्ञान रहा हो, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने पूर्व में साइकिल चलाना सीखा, अब नए ज्ञान के अंदर आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो उसका जो अनुभव आपने उस नए वाले के अंदर इंक्लूड कर लिया, यानी पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान का संबंध स्थापित कर लिया, तो आपका आत्मीकरण का सिद्धांत हो गया। ठीक है। पांचवा ये क्या कहते हैं? आपके साहचर्यवाद का सिद्धांत। साहचर्यवाद का जो सिद्धांत देते हैं, साहचर्यवाद का सिद्धांत ये है कि साहचर्यवाद का उपयोग इसके यानी कि पूर्व ज्ञान का जो उपयोग है, यानी कि आपने जो पहले जो ज्ञान सीखा उसको वो अन्य परिस्थितियों में भी उपयोग करने लगता है। ये आपका साहचर्यवाद का सिद्धांत है। टोटल 5 हो गए। बी मास इसका शॉर्टकट है, यानी कि बहुप्रतिक्रिया का नियम। एम से आपका मनोवृत्ति का नियम। ए से आपका आंशिक प्रतिक्रिया अनुक्रिया का नियम। दूसरा ए से आपका हो गया आत्मीकरण का नियम, यानी कि इसके आप सादृश्यता का नियम भी कहते हैं। इस वाले एस से हो गया आपका साहचर्यवाद का नियम। इन कुल मिला के नियम के बाद एक जो नियतार्थ निकलता है, यानी जो शैक्षिक नियतार्थ निकलता है ना, वो शैक्षिक नियतार्थ क्या निकलता है? वो ये निकलता है, जो आप नियतार्थ निकलता है वो ये निकलता है कि ये जो नियम है ना, वो भाई साहब क्या है कि ये मंदबुद्धि पिछड़े बालकों के लिए, मंदबुद्धि बोल दो या पिछड़े बालकों के लिए ये नियम उपयोगी है। दूसरा, ये आपको क्या है कि गलतियां करके सिखाता है, यानी गलतियों से आप सीखते हो, यानी कि आप जितनी बार लगातार प्रयास करते हैं ना, उससे बाद सही अनुक्रिया का चयन कर लेते हो, यानी गलतियां करने के बाद सही चीज सीख लेते हो, तो क्या गलतियों से सीखते हो। ठीक है। तीसरा, ये बच्चों को क्या है कि एक तरह से बच्चों के लिए उपयोगी है, क्या है कि इसको उपयोगी भी बताया गया है, लेकिन इसकी जो कमियां है ना, वो कमियां भी बताई गई है। कमी क्या बताई गई है? कमी ये बताई गई है कि इसके अंदर सबसे पहले तो कि समय बहुत ज्यादा व्यय होता है, यानी समय के जो बहुत ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है ना। और यानी कि सबसे बड़ी कमी तो ये होगी, इसके अंदर समय का मतलब बहुत ज्यादा वो होता है कि खर्च होता है। दूसरा, इन्होंने ये बताया कि इसके अंदर यंत्रवत समझते हैं, यानी कि भाई साहब कि क्या किसी बंदे के पास इतना टाइम है कि वो इतनी सारी गलतियां करने के बाद सही अनुक्रिया कर ले, इसलिए बोलते हैं कि यंत्रवत से नहीं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, इनको कमी के अंदर होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो लंबा लगता है ना, तो आप क्या कीजिए, इसको 1.5 की स्पीड पर कर लीजिए, इससे आप क्या है उसको जल्दी सीख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम पावलोव का जो नियम है वो देखेंगे। ठीक है ना। तो आपको दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।